चलती रहे तो बेहतर है। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। यूक्रेन और रूस के वॉर ने हमें फिर से विश्व युद्धों के उन पृष्ठों, उन पेजों, उन चैप्टर्स में डाल दिया है जिसको हम इतिहास के रूप में पढ़ते आ रहे थे, जिसको हम एक ऐसी सच्ची घटना मानते थे जो अब नहीं होगी, जो कभी हो गई। लेकिन अब जो मामला है और जिस तरह के सिचुएशन बन रहा है और दुनिया में जिस तरह के हालात बन गए, उनको देखकर यह लगता है कि हाँ, कभी हमने ही विश्व युद्ध लड़ा होगा। सोचने की बात है कि रूस और यूक्रेन जो 91 तक, या कहिए कि उस दौरान तक लगभग एक ही देश थे, लगभग एक ही एंटिटी थे, आज ऐसा क्या हो गया है कि वो बुरी तरह एक दूसरे के दुश्मन पड़े हुए हैं। यूक्रेन की जनता, यूक्रेन की आवाम रूस के खिलाफ लड़ने को सड़क पर है और रूस परमाणु बम चलाने की धमकियां दे रहा है। ऐसे क्या हालात बन गए? तो इस हालात को समझने के लिए थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड समझना होगा। हम पहल भारत पर आज ये पहली बार डाल रहे हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध का क्या मसला है। बेखौफ, बेबाक, लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं, हम लाते रहेंगे। 7 दिनों से यह भीषणकारी युद्ध चल रहा है जिसमें रूस ने लगभग यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों पर कब्जे का दावा कर दिया है और एक तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने लगभग अब तक 6000 से ज्यादा रूसी फौजियों को मार गिराया है, उनके कई टैंक्स को खत्म कर दिया है। सच्चाई क्या है वो अलग बात है, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर हम टेक्निकल रूप में फौजों को एग्जामिन करें तो रूस की फौज के सामने, रूस की सेना के सामने यूक्रेन की सेना कहीं नहीं ठहरती। ये बस उनका वैलर है, ये उनका पर्सनल जोश है, या कहिए कि राष्ट्रीयता के नाम पर उभरा हुआ जोश है, जो रूस जैसी ताकत के सामने भी उनको खड़ा कर रहा है। और ज़ेलेंस्की के लिए पूरे जनरल असेंबली में तालियां बजाई जा रही हैं, क्लैपिंग हो रही है। ये अलग बात है। अब हम आपको बात करते हैं, कुछ पीछे चलते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ, उस दौर में, उस दौर की ही कहानी। आप सोच रहे होंगे यूक्रेन का उस वक्त क्या वजूद एक देश के तौर पर, तो फिर आज इस बात क्यों हो रही है? चूंकि हमें समझना होगा कि ये लड़ाई रूस और यूक्रेन में न होकर, रूस जो कभी यूएसएसआर रहा है, सोवियत रूस रहा है, उसके बीच और नाटो सेना के बीच है। जब रूस और नाटो, फिर यूएसएसआर और नाटो सेना के बीच ऐसी क्या बात हुई? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि 1949 में एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसके बारे में यह कहा गया कि इसलिए बनाया जा रहा है, इसका जो कहिए कि जो इस ब्लॉक का हेड था वो अमेरिका था, ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, लिबरल ब्लॉक था। वो ये कह रहा था कि हम तो ये मिलिट्री ब्लॉक इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया में शांति और बैलेंस बना रहे, और हम चाहते हैं, और हम अग्रेसर नहीं है, लेकिन अगर हम पर कोई ताकत हमला करेगी तो हम उसको खत्म कर देंगे। रियल में अगर जो लोग इतिहास जानते हैं वो जानते हैं कि नाटो इन सब किसी चीज के नहीं, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी रूस के खिलाफ था, या कहिए कि स्टालिनवादी रूस के खिलाफ था। मामला भयानक तौर पे चल रहा था। उसी वक्त 1955 में जब स्टालिन की डेथ हो गई तो 1955 में जाकर रशिया ने, यानी यूएस, उस जमाने के यूएसएसआर ने एक वार्सो पैक्ट किया, और उस पैक्ट में हंगामा मच के रह गया। उस पैक्ट में नतीजा यह हुआ कि सारे के सारे जो समाजवादी देश थे, या कहीं कि ईस्टर्न यूरोप के देश थे, वो सब के सब वार्सो पैक्ट का हिस्सा बन गए। यानी दुनिया दो क्लियर कट मिलिट्री अलायंसेस में बंट गई, और उन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में यह बात समझनी बहुत जरूरी थी कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। रूस और अमेरिका नहीं लड़ते थे, लेकिन जो उनके पिछलग्गू देश थे वो आपस में लड़ते थे, उनके मानने वाले पैरोकार आपस में लड़ते रहते थे। ये तो उस जमाने का ऐतिहासिक बैकग्राउंड हुआ जिसके बाद अब मैं आता हूं यूक्रेन पर। यूक्रेन के बारे में एक बात समझनी होगी। जब यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ, जब सोवियत संघ टूटा, तो उसको तोड़ने में जो सबसे पहला देश, सबसे अग्रणी बना, वो यूक्रेन था। लेकिन मसला यह है कि यूक्रेन उस वक्त तो पॉलिटिकल जोश में टूट गया, और एक बात आप जाने कि यूक्रेन में 30% रहने वाली आबादी जो है वो रशियन है वो लोग। बाकी 70% आबादी जो है वो रशियन नहीं है, वो एकदम एग्जैक्टली जो लोकल यूक्रेनियंस हैं वो हैं। मसला क्या हुआ? रशिया ने यूक्रेन को हमेशा अपना पार्ट माना और सबसे अजीज पार्ट मानता था। उसको यह लगता था कि यूक्रेन जो है वो रूस की पहचान, और इत्तेफाक यह है कि यूक्रेन जो है वो एक बहुत जो आप नेचुरल जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो यूक्रेन में उसकी भरमार है, खासकर ऐसी चीजों की जो आप समझ सकते हैं, जो पेट्रोलियम का मामला है उसका भरमार है वहां। यूक्रेन हमेशा से ही रूस का गहना रहा है, उसका नग रहा है। लेकिन जब सोवियत संघ टूट गया तो यूक्रेन, और एक बात आप जानकर और हैरत में पड़ जाएंगे, यूक्रेन ने क्या किया था? यूक्रेन की जो मतलब यूक्रेन से आने वाले जो थे वो, उनके बारे में ये कहा जाने लगा था, जितने भी लीडरशिप वहां से आ रही थी वो कहीं ना कहीं प्रो अमेरिका हो रही थी। प्रो अमेरिका होने की वजह से उसमें एक जो खास बात ये हो गई थी कि वो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ बिजनेस में जा रहा था, मोड ऑफ अफेयर्स में जा रहा था, और इधर रशिया जो है वो अभी अभी जख्म खाकर टूटा था। और आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया ने तमाशा देखा था। गोरबाचोव को खड़े होकर कहना पड़ा था कि सोवियत संघ
का विघटन हो चुका है। ये बहुत बेइज्जती का मामला था। एक ऐसी ताकत जिसने 70 बरस तक पूरे के पूरे वेस्टर्न यूरोप को, अमेरिका को चैलेंज दिया, वो अचानक भरभराकर टूट गया था। यूक्रेन उससे अलग होता है, लेकिन फिर भी यूक्रेन में और रशिया में हमेशा अच्छा रिलेशन रहा। यूक्रेन में हमेशा प्रो रशिया गवर्नमेंट आती रहती थी। अभी जो ज़ेलेंस्की से पहले थे वहां के प्रेसिडेंट, वो भी प्रो रशिया थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि अचानक यूक्रेन का मिजाज बदलने लगा। क्या हुआ कि 30% आबादी, वहां समझने की कोशिश की इस संगठन को, 30% आबादी रूस में रशियंस की है, सॉरी यूक्रेन में रशियंस की है, बाकी 70% नॉन रशियंस हैं। हुआ क्या, और ये कंटिन्यूअसली जब रशिया प्रो रशियन गवर्नमेंट आ रही थी वहां, तो वहां की जनता के बीच में ये खलबली मचने लगी कि नहीं, हम ऐसी सरकार नहीं चाहेंगे जो 30% आबादी को अपीज कर रही है। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो यूरोप की तरफ, यानी वेस्टर्न यूरोप की तरफ इंक्लाइंड हो, यानी नाटो की तरफ इंक्लाइंड हो, यानी ओपन मार्केट की तरफ इंक्लाइंड हो। ये बात ज़ेलेंस्की को अच्छी तरह समझ में आ गई कि, और आखिर में उनको, जो ज़ेलेंस्की से पहले थे, उनको ये बात समझ में आ गई कि हम यहां रह नहीं पाएंगे, और उनको भागकर रशिया में शरण लेनी पड़ी। यानी वहां की लीडरशिप कोलैप्स कर गई, और वहां के जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज थे उनको ये बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से कि नहीं, ये नहीं चलने वाला है। रशिया का ये मामला नहीं यूक्रेन का ये मामला नहीं चलेगा जिसमें वो रशिया प्रो रशियन गवर्नमेंट हो, यानी वो 70% आबादी को अब हमें खुश करना होगा। वही नतीजा वो धीरे धीरे कर रूस को ये बात, चूंकि रूस की बॉर्डर से सटा हुआ है यूक्रेन, और रूस एक तरह से कह रहा था कि हमारी शर्तों के हिसाब से ये यूक्रेन कभी भी नाटो का मेंबर नहीं होगा, कभी भी मिलिट्री अलायंसेज में नहीं जाएगा वो यूरोप के साथ या वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के साथ, और नाटो में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी बावजूद उसके यूक्रेन एक तरह से, आप देखिएगा, मिलिट्री इंस्टॉलेशन का अड्डा बनता जा रहा था वेस्टर्न यूरोप का। अगर रूस की चिंता जायज थी, और दूसरी तरफ अब आते हैं, अमेरिका इस खेल में अजीब तरह से मौजूद है। अमेरिका इस खेल में कैसे मौजूद है मैं आपको बताता हूं। अमेरिका ने यह सोचा, जो उसकी एकदम जबरदस्त चली हुई चाल रही, कि क्यों ना एक ऐसा मुद्दा खड़ा, यूक्रेन को आप देखिएगा नाटो फोर्सेस ने बहुत भड़काया था शुरू में, कह रहे हम आपके साथ हैं, आप रूस की गलत बातों को मत मानिए, और जब यूक्रेन लड़ गया तो सब उसके लिए तालियां बजाने खड़े हो रहे हैं। लेकिन उस तरह से हेल्प कोई नहीं कर रहा है जो रूस जैसी ताकत से लड़ने के लिए यूक्रेन जैसे छोटे से देश को चाहिए था। अमेरिका की राजनीति यह हुई कि अमेरिका इस बीच में नहीं आया, पूरी दुनिया में अग्रेसर रूस बना, विक्टिम यूक्रेन बना, यूक्रेन तबाह हो गया। रशिया की भी बहुत बड़ी इकोनॉमिकल लॉसेस हुए, बहुत सारे सैंक्शंस लग गए हैं आज उस पर, लेकिन अमेरिका कहीं नहीं। और अमेरिका अपने आप को अब यह दिखा रहा है कि देखिए, मैं यूक्रेन की मदद करने को सबसे आगे हूं, यानी मैं सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी, सेवियर ऑफ लिबरलिज्म, सेवियर ऑफ ह्यूमन राइट्स हूं, चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स हूं। यह अमेरिका का खेल है, या कहीं नाटो फोर्सेस का खेल है। रशिया की धमकियां जिस तरह से आ रही थी, तो यह समझने की जरूरत है, यानी यूक्रेन कुछ नहीं है रशिया के सामने, फिर भी वो टिका हुआ है, क्योंकि उसका एटीट्यूड है, या कहिए कि एक देश के लिए जो मोहब्बत होती है अपने इंसानों में, वो है। यूक्रेन के साथ रशिया का संबंध 2014 से इसलिए बिगड़ने लगा कि 2014 में रूस के साथ बिल्कुल ही, अब ज़ेलेंस्की वैसे भी प्रो वेस्टर्न और वेस्टर्न दिमाग के आदमी थे, उनका मिजाज भी पूरी तरह से कैपिटलिस्ट था, और वो नजर आ रहा था, वहां इंडस्ट्रियल भी एक तरह से बूम हो रहा था। ये सारी चीजें वेस्टर्न मदद से हो रही थी। ये बात रूस को अखड़ रही थी, रूस को लग रहा था जैसे कि कोई मेरे घर पे या बिल्कुल घर के बगल में एक दुश्मन पैदा हो रहा है। ये समझने की बात है ना। उसके बाद क्या होता है, रशिया को जो, देखिए, पाइपलाइन का जरिया जो है वो रशिया था। यूक्रेन जो वेस्टर्न यूरोप को जो तेल या जो नेचुरल गैस जो सप्लाई करता है, उसके लिए नियम यह है कि वो जिस देश की भी जमीन से या बॉर्डर से गुजरता है उस देश को टैक्स देना होता है। तो यूक्रेन को बहुत दिनों से यूक्रेन ने वो टैक्सेस देने बंद कर दिए थे 2014 के बाद। बहुत सारे, उसके बाद आपको और कुछ बताऊं, हथियारों के मामले में रूस और यूक्रेन इतने कॉमन थे कि जब यूक्रेन ने कुछ साल पहले अपने सारे जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो सब के सब रशिया को बेच दिए थे। आज रशिया के पास वही है, उसमें से कई हथियार ऐसे होंगे जो आज यूक्रेन पे वो बमबारी कर रहा है, जो खुद यूक्रेन से लिए हुए थे। कभी इनमें ऐसा रिलेशन था, आज वो एकदम खत्म हो गए, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। ज़ेलेंस्की ने तो आतंकी देश घोषित करने को कहा है रूस को, और उधर रूस कह रहा है कि अगर कोई भी देश इस मामले में इन्वॉल्व हुआ तो ह्यूमन सिविलाइजेशन वो नजारा देखेगी जो इतिहास में कभी नहीं देखा। Приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. इससे बड़ी धमकी और क्या होगी। पूरी दुनिया सन्नाटे में है, पूरी दुनिया एक बिल्कुल सकते में पड़ गई है। अब आते हैं भारत पर, भारत यूक्रेन संबंध पर। देखिए, कई ऐसे मामले थे दुनिया में जब भारत को एक ऐसे देश की जरूरत पड़ रही थी जो रशिया का हिस्सा ना हो, उससे बाहर हो, और वो फिर भी भारत को सपोर्ट करता हो। इसमें एक सबसे बड़ा एग्जांपल यूक्रेन था। परमाणु के मामले में, कश्मीर के मामले में उसको जरूरत पड़ रही थी, लेकिन यूक्रेन ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया। इवन परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भी यूक्रेन ने साथ नहीं दिया।
तो एक बात तो तय है कि भारत सरकार भी यूक्रेन के मोहब्बत में अंधी होकर रशिया के खिलाफ तो नहीं जा सकती है। स्टेटमेंट्स आएंगे, कहा जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाए, बातों को टेबल पे सुलझाया जाए, लेकिन आप देख रहे हैं भारत कहीं पर भी खुलकर रशिया के खिलाफ बोल रहा है। भारत के दुनिया की कोई ताकत नहीं बोल सकती है। अमेरिका उसको अग्रेसर कह रहा है, उसको घोषित कर रहा है, लेकिन वॉर नहीं कर रहे हैं ये लोग। जितने बड़े शहर हैं यूक्रेन के, सब पर कब्जा हो गया है लगभग। खार्किव चला गया, कीव तो चला ही गया है। वहां तो फौज ऐसे, रशियन आर्मी का ऐसे कब्जा हो गया ऐसे लग रहा है कभी यहां कोई थे ही नहीं। हमें समझने की बात यह है कि यह हालात क्यों बने। तो यह कहना कि सिर्फ और सिर्फ इसके लिए पुतिन जिम्मेदार हैं, व्लादिमीर पुतिन जिम्मेदार हैं, बिल्कुल जिम्मेदार हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए सिर्फ हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन जिम्मेदार नहीं थे, रूजवेल्ट, ट्रूमैन और फ्रांस सब जिम्मेदार थे, उसी तरह आज भी अमेरिका उतना ही जिम्मेदार है, जो बाइडेन उतनी ही जिम्मेदार है। उन्होंने यूक्रेन को मरने के लिए छोड़ दिया और बोलते हैं आजादी को याद कीजिए। इनके वियतनाम की आजादी को अमेरिका खत्म कर रहा था, क्यूबा पर अमेरिका कब्जा कर रहा था, उनको भूल गए। आज जब आप रूस के बगल में यूक्रेन को मिलिट्री इंस्टॉलेशंस डाल रहे हैं तो आप भूल गए जब क्यूबा में रशिया ने तक कोशिश की थी तो अमेरिका ने उसको इतना जबरदस्त तरीके से दबाया था जैसे लग रहा था कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। सोचने की बात है दोस्तों, ये देश कितने दोगले हैं। ये जो अपने आप को बिग पावर्स कहने वाले, वीटो पावर्स कहने वाले देश हैं, कितने दोगले हैं। अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट के लिए इंसानी सभ्यता को, इंसानी नस्ल को मौत के घाट उतारने को तैयार है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग हिपोक्रेट हैं, जहां लोग अपने राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ के लिए पूरी नस्ल को तबाह करने को तैयार है। आप जानते हैं, लोग अक्सर, कई सारे न्यूज चैनल कह दे रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर है। वर्ल्ड वॉर का मतलब यह है कि अब हम खत्म कर, क्योंकि आपको आइंस्टाइन की वो बात याद होगी कि तीसरा वर्ल्ड वॉर तो मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन चौथा कंकड़ और पत्थरों से लड़ा जाएगा। बन रही पहल भारत पर, हम आपके सामने इससे जुड़ी और घटनाओं की पुख्ता जानकारी लाते रहेंगे। लेकिन वॉर को कभी सपोर्ट मत कीजिए, वॉर मजेदार चीज नहीं है। लीडर्स फिर आगे चलकर आप देखिएगा, मिल लिया उन्होंने, वो टेबल पर बैठ गए, एक दूसरे को नोबेल प्राइज वगैरह मिल गया और शांति समझौता हो गया, दोस्त भी हो गए, एक दूसरे के मरने या एक दूसरे के बर्थडे पर विश तक करने लगे। मर वो जाते हैं जो किसान होता है, जो मजदूर होता है, जो फैक्ट्री में काम करने वाला मिडिल क्लास मजदूर वर्ग का कहिए, किसान वर्ग का कहिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो पिस जाते हैं। औरतें पिस जाती हैं, बच्चे पिस जाते हैं, दूसरे जगह के रहने वाले लोग पिस जाते हैं। देशों को, सभ्यताओं को समझना चाहिए, इंसान सबसे ऊपर है। बन रही है।